हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री कक्षा 11वीं का पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना। इसका ये 10वां वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो अति सूक्ष्म कण होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये गति कर रहे हैं अपने कक्षक में, तो किसी एक क्षण में, किसी एक समय में उनकी निश्चित गति और निश्चित स्थान का निश्चित मान निकालना असंभव है। मतलब यह है कि अगर हम गति का मान सही ढंग से निकालना चाहेंगे तो एट ए टाइम वहां पर उसकी स्थिति का मान सही ढंग से नहीं निकाल सकते, और अगर स्थिति का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो गति का मान सही ढंग से नहीं निकल पाएगा। इसके पीछे क्या कारण है, कैसे हैं, अभी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। ठीक है, और इन्हीं के अनिश्चितता सिद्धांत से हमको पता चला कि जो परमाणु का बोर मॉडल है वो भी पूरी तरह से सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, जिसके कारण से बाद में हमने क्वांटम मैकेनिक्स वाला सिद्धांत निकाला है। ठीक है, इनके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। अगर आप स्थिति का निर्धारण करना चाहेंगे तो वेग का सही निर्धारण नहीं होगा, और अगर वेग का सही निर्धारण करेंगे तो स्थिति का सही निर्धारण नहीं होगा। यह प्रॉब्लम है क्योंकि वो अति सूक्ष्म कण है, इतना सूक्ष्म कण है कि अगर हम उसमें प्रकाश भी डालते हैं तो प्रकाश का जो फोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से टकरा करके उसकी गति को बदल देता है और स्थिति को बदल देता है। इसलिए उसका ये दोनों चीजों को निकालना संभव है। यहां पर एक फार्मूला उन्होंने दिया, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर और इक्वल देन एच बाई 4 पाई। तो इसमें जो डेल एक्स है ये स्थिति में अनिश्चितता है, मतलब सही स्थिति और मतलब जो ज्ञात स्थिति है दोनों में कितना अंतर है, मतलब अनिश्चितता कितनी है, मतलब अंतर कितना है। और डेल पी का मतलब है संवेग। ठीक है, मोमेंटम। तो संवेग को आप द्रव्यमान गुणित वेग कर सकते हो, तो द्रव्यमान तो निश्चित है लेकिन वेग अनिश्चित है, तो इससे वेग की अनिश्चितता पता चलती है। तो इसको आगे हम देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा, पी जो है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग मतलब वेग और द्रव्यमान। तो द्रव्यमान और वेग को हम लिखेंगे यहां पर, तो पी के जगह, तो ये फार्मूला आगे बढ़ेगा। अब इस फार्मूले में हम इस m को अगर इधर लाके लिख दें तो 4 पाई m हो जाएगा। देखिए m को उधर ले गए, तो अब इसमें स्थिति और वेग की अनिश्चितता हमको मिल गई। ठीक है, हमने पहले संवेग लिखा था, अगर केवल वेग को लिखना चाहते हो तो आपको संवेग का फार्मूला लिखना पड़ेगा और m को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये सभी चीजें देखिए नियतांक हैं, h भी, 4 भी, पाई भी और m भी, ये सभी नियतांक हैं जिनका मान फिक्स है। तो उनका मान रखेंगे और इन दोनों में से जो दिया रहेगा उसका मान रख लेंगे तो दूसरे का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। अब यहां पर आप ध्यान से समझेंगे, अगर हम इसका मान निकालना चाहेंगे तो इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे ले जाना पड़ेगा। मतलब यह है कि अगर आप डेल एक्स और डेल वी की तुलना करो तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यह है अगर स्थिति की अनिश्चितता कम करोगे तो वेग की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। एक बढ़ता है तो कम होता है, व्युत्क्रमानुपाती में समझते होंगे आप। तो अगर आप चाहोगे कि देखिए, सही स्थिति का मतलब अनिश्चितता का कम होना है। अनिश्चितता जितना कम होगा सही स्थिति का मालूम चलेगा या सही वेग का मालूम चलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। का मतलब यह है कि अगर स्थिति में अनिश्चितता को कम करने की कोशिश करोगे तो वेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, और अगर वेग में अनिश्चितता कम करना चाहोगे तो स्थिति की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। इसलिए दोनों को एकदम फिक्स वैल्यू निकालना, दोनों में अनिश्चितता को कम करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। यही कहा इन्होंने।
डेल एक्स कण की स्थिति में अनिश्चितता, डेल पी संवेग में स्थिति, संवेग अथवा वेग में अनिश्चितता है। किसी इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति और यथार्थ वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। यही बात मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं, ठीक है। दूसरे शब्दों में यदि इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात है, डेल एक्स नहीं के बराबर है, 0 है, तब इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता अधिक हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरी तरफ यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बिल्कुल सही ज्ञात करते हैं, डेल वी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी डेल एक्स अधिक हो जाएगा और सही स्थिति मालूम नहीं चलेगा। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति अथवा वेग पर कुछ भौतिक माप लिए जाएं, तो इसके परिणाम हमेशा कुछ अस्पष्ट ही प्राप्त होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका वेग और स्थिति एक साथ आप नहीं निकाल सकते, ये कहना है उसका, एट ए टाइम। अनिश्चितता सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि देखिए इसमें यह उदाहरण दिया है कि आप किसी कागज की मोटाई निकालना चाहते हैं। मान लो आप इस पेपर की, इस कागज की मोटाई निकालना चाहते हैं, ठीक है, और आप इसको मीटर वाले स्केल से नापना चाहोगे, तो नाप सकते हो क्या? नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि मीटर वाले स्केल में मिनिमम जो मार्किंग होता है वो सेंटीमीटर और थोड़े में मिलीमीटर की मार्किंग होती है, और जबकि इसकी मोटाई मिलीमीटर से भी बहुत पतली है, तो कम से कम 1 मिलीमीटर मोटी रहेगी। ऐसी चीजों को आप मीटर वाले स्केल में नाप सकते हो। तो आप इतने पतले को कैसे नापोगे? इतने पतले को नापने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर्स या फिर स्क्रू गेज टाइप की चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मीटर के किसी अचिन्हित पैमाने से किसी कागज की मोटाई मापने के लिए आपसे कहा जाए, तब प्राप्त परिणाम सही नहीं होगा, क्योंकि कागज की मोटाई को सही मापने के लिए कागज की मोटाई से भी कम इकाई वाले चिन्हित उपकरण का उपयोग करना होगा। समझ पाए ना मैं क्या बोल रहा हूं? इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निर्धारित करने के लिए आपको एक ऐसे पैमाने की आवश्यकता होगी जिसका अंशांकन इलेक्ट्रॉन की विमाओं से छोटे मात्रकों में हो। विमाएं का मतलब क्या होता है? जैसे उसका द्रव्यमान कितना है, उसकी गति कितनी है, ये उनकी विमाएं हैं, है ना। विमाएं मतलब उनकी मात्रा, है ना। क्यों, कैसा बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, उसका द्रव्यमान कितना है, उसमें आवेश कितना है, ये उसकी विमाएं हैं। विमाएं मतलब उसकी भौतिक गुण, ठीक है। तो जैसे मान लो उसका द्रव्यमान हम निकालते हैं, है ना, तो मान लो किलोग्राम में निकालते हो तो 10⁻31 आता है, उतना छोटा है, तो उतने छोटे विमाएं वाले आपको प्रयोग करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें इसे प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा प्रदीप्त करना होगा। अब समझिए बात को, आप इसको प्रकाश द्वारा प्रकाशित करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन को, और प्रकाश का जो फोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा। भाई प्रकाश में फोटॉन होता है ना, कण होते हैं जिसमें ऊर्जा होती है, बहुत बार बताया हूं इसको, इसी चैप्टर में बताया हूं। तो इलेक्ट्रॉन भी इतना छोटा है कि फोटॉन की टक्कर से उसका वेग गड़बड़ा जाएगा। स्थिति तो आप निकाल लोगे लेकिन वेग गड़बड़ा जाएगा, और उससे छोटा कोई चीज हमारे पास है नहीं जिससे हम उसको प्रदीप्त करके हम उसका सही स्थिति ज्ञात कर सकें। यह दिक्कत है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की विमाओं से कम होनी चाहिए। भाई प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आपको बहुत कम रखना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होने का मतलब है उसकी आवृत्ति का ज्यादा होना, और आवृत्ति ज्यादा होने का मतलब है उनके फोटॉन्स में ऊर्जा अधिक होना। अब ज्यादा ऊर्जा वाला फोटॉन टक्कर मारेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जोर से मतलब वो भागेगा। समझ रहे हैं बात को? छोटा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से आपने टक्कर मारा है, यानी आवृत्ति ज्यादा ऊर्जा ज्यादा उसके फोटॉन में, यह दिक्कत है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की विमाओं से कम होनी चाहिए, परंतु ऐसे प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा बहुत अधिक होगी। ऐसे प्रकाश का उच्च संवेग वाला फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। निसंदेह इस प्रक्रिया में हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति तो ठीक ठाक निर्धारित कर लेंगे, परंतु टकराने की प्रक्रिया के पश्चात हमें उसके वेग के बारे में बहुत कम जानकारी होगी। फोटॉन का जो संवेग होता है वो h/λ होता है। देखिए
और लेमडा आपने बहुत कम रखा है तो संवेग ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि h के मान के बराबर संवेग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो जोर से टक्कर मार दिया उसने, ज्यादा ऊर्जा के साथ टक्कर मार दिया तो इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो उसके वेग के बारे में आप सही ढंग से नहीं निकाल सकते। हाँ, उस समय जब टक्कर मारे थे उस समय उसकी स्थिति क्या थी ये आप बता सकते हो, ऐसा है, ठीक है। मतलब एक चीज तो सही निकल गया स्थिति, वेग सही नहीं निकला। अब इसका क्या महत्व है अनिश्चितता सिद्धांत का? भाई उन्होंने बता तो दिया हाइजेनबर्ग ने कि अनिश्चितता है, एक साथ नहीं निकाल सकते निश्चित स्थिति और निश्चित वेग। तो अब इसके क्या महत्व है देखिए, इसी के आधार पे हमने आगे क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी है, जो आधुनिक थ्योरी है, इसकी परमाणु की संरचना बताने की आधुनिक थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स, उसको हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद, ठीक है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता नियम का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि यह नियम निश्चित मार्ग या प्रक्षेपण पथ के अस्तित्व का खंडन करता है ना, ट्रांजेक्टरीज के अस्तित्व का खंडन करता है। तो मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का निश्चित प्रक्षेपण किस दिशा में होगा, वो किस दिशा में मूव करेगा, गति करेगा, यह निश्चित करना मुश्किल है, यह इन्होंने बताया अनिश्चितता सिद्धांत में, ठीक है। किसी पिंड का प्रक्षेप पथ भिन्न भिन्न कोणों पर उसकी स्थिति एवं वेग से निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे घूम रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इसके आधार पर निर्धारित करेंगे कि उसका कोणीय वेग क्या है, कोणीय संवेग क्या है, यह निर्धारित करेंगे। यदि हमें किसी विशेष क्षण पर एक पिंड की स्थिति एवं वेग तथा उस पर उस क्षण कार्य कर रहे बलों की जानकारी हो तो यह हम बता सकते हैं कि बाद के किसी समय में पिंड कहां पर होगा, ठीक है। पहले की स्थिति, वेग और कौन सा बल उसको धक्का दे रहा है नहीं दे रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले की स्थिति और बाद की स्थिति आप बता सकते हो। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी पिंड की स्थिति एवं वेग से उसका प्रक्षेप पथ निश्चित हो जाता है। अगर ये दो चीजें हमको पता चल जाए तो प्रक्षेपण पथ यानी किसमें गति कर रहा है उस पथ का भी निर्धारण हम कर पाएंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन जैसे किसी अपरमाणविक पिंड के लिए एक साथ उसकी स्थिति एवं वेग का निर्धारण किसी क्षण यथार्थता के किसी वांछित हद तक संभव नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेप पथ के बारे में बात करना संभव नहीं है। क्योंकि हमें दोनों चीजें चाहिए, स्थिति भी चाहिए, वेग भी चाहिए निश्चित, तब हम उसके प्रक्षेपण पथ को निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा हमने अनिश्चितता सिद्धांत में कहा कि इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों चीजों को एट अ टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रक्षेपण पथ के बारे में भी निश्चितता निकालना संभव नहीं है, यह बताया हमने। प्रक्षेपण मतलब जिसमें भेजा जाता है किसी चीज को, प्रक्षेपण पथ, है ना। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए है, स्थूल पिंडों के लिए यानी बड़े पिंडों के लिए यह प्रभाव अति न्यून होता है। देखिए, जब अनिश्चितता सिद्धांत की बात करते हैं कि वेग और स्थिति नहीं निर्धारित की जा सकती, तो यह छोटे कणों के लिए है। बड़ी चीजों के लिए यह सिद्धांत पॉसिबल नहीं है, मतलब सही नहीं है, क्योंकि हम बड़े चीजों के लिए एट टाइम में दोनों चीजों को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम एक मिलीग्राम वाले कण की बात करें, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो तो 10⁻³ किलोग्राम है। हम यहां पर एक मिलीग्राम की बात कर रहे हैं जिसका मान है 10⁻⁶ किलोग्राम। इस पिंड पर अनिश्चितता सिद्धांत को अगर हम लागू करें और इस थ्योरी में हम इसको रखें तो क्या होगा, देखिए h/4πm, h का मान आपको पता है 6.626 10⁻⁻34 जूल, 4 का मान आपको पता है, पाई का मान 3.14 ये आप रख दीजिए, और m का मान दिया है 10⁻⁶। तो डेल v इंटू डेल x इन दोनों का मान आया 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए कि इन दोनों का मान जो आया 10⁻⁻28, ये मान बहुत कम है। 10⁻⁻28 का मतलब बहुत थोड़ा मात्रा है। मतलब यह है कि वेग और स्थिति में अनिश्चितता का गुणनफल बहुत कम है। मतलब इन दोनों की अनिश्चितता बहुत कम है, निश्चितता ज्यादा है। मतलब उनकी सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण पॉसिबल है।
क्योंकि अनिश्चितता बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा पिंड है। छोटे पिंड में यही चीज का मान ज्यादा हो जाएगा, तब अनिश्चितता भी ज्यादा हो जाएगी। अभी अनिश्चितता कम है। ये देखिए, इन दोनों का मान जो है अत्यधिक कम एवं नगण्य है, इसलिए कहा जा सकता है कि मिलीग्राम आकार के पिंडों या उससे बड़े पिंडों के लिए विचार करते समय संबद्ध अनिश्चितताएं किसी वास्तविक परिणाम की नहीं होती है। ठीक है, तो बड़ा पिंड है, मिलीग्राम साइज का है, इनकी स्थिति और वेग का सही निर्धारण पॉसिबल है क्योंकि इनकी अनिश्चितता का मान बहुत कम है, तो निश्चितता का मान ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वो सही निर्धारण कर सकते हो। दूसरी तरफ अब इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करिए। इलेक्ट्रॉन के समान अति सूक्ष्म पिंड के लिए प्राप्त मान काफी अधिक होता है, क्योंकि इसमें जो m का मान है इलेक्ट्रॉन का 9.11 10 to -31। अब इस फार्मूले में इसको रख के देखिए इस फार्मूले में इसको रखे अपन, तो मान आया 10 to -4। ये काफी ज्यादा हो गया। देखिए पहले वाले पिंड में आया था -28 और ये आया -4, मतलब अब जो है आवेग, वेग और स्थिति के बीच जो अनिश्चितता है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका अभिप्राय यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति 10 to -8 मीटर की अनिश्चितता तक जाने का प्रयास करे तो वेग में अनिश्चितता का मान अधिक हो जाएगा। देखिए हमको क्या मिला, डेल v इंटू डेल एक्स इक्वल टू इतना। ठीक है, अब मान लो आपको कहते हैं कि डेल एक्स 10 to -8 होना चाहिए, तो डेल v कितना होगा। देखिए हम इस फार्मूले में रख दें, डेल v इंटू डेल एक्स इक्वल टू इतना, और डेल एक्स का मान रख दें, तो ये मान आ जाएगा इतना 10 to -4 मीटर पर सेकंड। किसका मान? डेल v का मान, मतलब वेग में अनिश्चितता। मतलब आपको वेग बता से मैं ये बोलना पड़ेगा कि वेग इतनी कम ज्यादा होते रहेगी इलेक्ट्रॉन की। अरे भैया ये 10⁴ का मतलब कितना हुआ, 10,000 मीटर पर सेकंड। इतना वेग अगर कम ज्यादा हो रहा है तो निश्चितता क्या हुई? आप निश्चित वेग तो नहीं बता पाए ना, आप तो कह रहे हो कि इतना कम हो सकता है, इतना ज्यादा हो सकता है, जो हम बताएंगे उसमें से। जैसे आप कहते हो ना कि यार मेरे पास शायद 20 रुपए होना चाहिए प्लस माइनस 2-3 रुपए, मतलब हो सकता है कि वो 15-17 रुपए हो, या हो सकता है 22-23-24-25 रुपए हो, ऐसा हो सकता है। आप ये बोलोगे तो आपने निश्चित तो नहीं बताया ना कि मेरे जेब में 20 रुपए है। ठीक है, ऐसा हो गया। ये तो वेग में अनिश्चितता बढ़ गई क्योंकि आपने स्थिति की अनिश्चितता बहुत कम रखी है, 10 to -8 रखी है, तो वेग की अनिश्चितता बहुत ज्यादा हो गई। इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो स्थिति की अनिश्चितता ज्यादा हो जाएगी। आप इस फार्मूले में रखेंगे तो आप ये समझ पाए ना मैं क्या बोल रहा हूं। आपका डेल v इंटू डेल एक्स क्या हो गया, अच्छा इधर हो गया, डेल एक्स इक्वल टू आया है आपका 10 to -4, ये आया है। अगर आप एक का मान कम रखना चाहोगे, मतलब 10 to -8 रखना चाहोगे, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा 10 to -8, तो टोटल हो जाएगा 10 to 4, तो काफी ज्यादा हो गया दूसरे का मान। मतलब एक का मान कम तो दूसरे का मान ज्यादा, दूसरे का मान कम तो पहले का मान ज्यादा। अब दोनों को कम नहीं रख सकते, यही तो कहना है अनिश्चितता सिद्धांत में हाइजेनबर्ग का। यह अनिश्चितता इतनी अधिक है कि इलेक्ट्रॉन को बोर कक्षाओं में गति करता हुआ मानने की चिरसम्मत अवधारणा को अप्रामाणिक साबित कर सके, है ना। तो बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षक में गति करते रहते हैं, निश्चित गति से करते रहते हैं, तो ये चीजें एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग के परिशुद्ध कथन को प्रायिकता कथन से प्रतिस्थापित करना होगा। और प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। आप संभावना बता सकते हो बस कि इस क्षण इलेक्ट्रॉन यहां पर था और उसका वेग इतना होना चाहिए, ये सिर्फ संभावना बता सकते हो, निश्चित नहीं कह सकते क्योंकि अनिश्चित है, वो अनिश्चितता है, दोनों एक साथ निश्चित नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ संभावना बताओगे। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी।
ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन दिए गए स्थान एवं संवेग पर रखता है उसकी संभावना बता सकते हो बस। ऐसा ही परमाणु के क्वांटम यांत्रिक मॉडल में होता है। क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं इसको, आधुनिक भाषा है, और इसके बारे में आप लोग बहुत सुनते होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स टीचर लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाला ये कोई मैकेनिक्स या कोई थ्योरी नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, बस समझ जाएंगे तो इजी है ये। हाइजेनबर्ग के बारे में बताया है, 1901 से 1976, 75 साल जिए हैं, काफी जिए हैं अभी। म्यूनिख विश्वविद्यालय, ठीक है, से 1923 में, मेरे हिसाब से म्यूनिख जो है ये स्विट्जरलैंड में कहीं पर है, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। 1923 में भौतिकी में पीएचडी किया और मैक्स बॉर्न के साथ म्यूनिख में तथा 3 वर्ष कोपेनहेगन में नील बोर्स के साथ कार्य किया, मतलब अच्छे बड़े लोगों के साथ। 1927 से 1941 तक लीपसिफ में भौतिक के प्रोफेसर रहे, यूनिवर्सिटी का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे परमाणु बम पर जर्मन अनुसंधान के प्रभारी थे। जर्मनी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। युद्ध के बाद उन्हें ग्वेंटजन में भौतिकी के मैक्स प्लांक संस्थान का निदेशक नामित किया गया। जाने माने पर्वतारोही भी थे साथ में। 1932 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी का। तो काफी बड़ी पर्सनालिटी हाइजेनबर्ग, ठीक है। अब कुछ इसमें क्वेश्चन करते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटॉनों का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या है बताइए। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा, फिर इस फार्मूले में रिप्लेस किया, पी को रिप्लेस किया था, आपको ध्यान होगा, एम डेल वी हो गया, है ना। डेल वी आपको निकालना है क्योंकि ये वेग में अनिश्चितता निकालना है, तो इसको इधर कर लिए। अब दिया का मान आपको पता है, h का मान आपको पता है, 4 पाई का मान रखा आपने, और यहां पर स्थिति 0.01 एंगस्ट्रॉम, और 0.01 को 10 के घात -10 करोगे तो मीटर हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि एक बात जानिए कि फोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लगभग बराबर मानते हैं। तो यहां पर फोटॉन का द्रव्यमान लिखने के लिए आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब इस पूरे फार्मूले को आप समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या रखा है। h 4 पाई डेल x का मान 0.1 है, तो इसको 10⁻⁻10 किए, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर में बदलना है, उसका मान यहां पर डेल x में रखा। m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपने रखा। पूरा कैलकुलेट करिए तो ये आया 5.79 10⁶। इस टाइप के कैलकुलेशन को कैसे करते हैं ये मैंने पहले टॉपिक में, पहले चैप्टर में, पहले यूनिट में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं में ये सब कैलकुलेशन डिटेल बताया है मैंने, ठीक है। तो इसलिए मैं इनमें जैसे जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं आपको कैलकुलेशन नहीं कराता हूं, क्योंकि अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो कृपया उनको देखें, आपको ये भी समझ में आएंगे, ठीक है। एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम, गति 45 मीटर है। यदि गति को 2% यथार्थता के अंदर मापा जा सकता है तो स्थिति में अनिश्चितता की गणना करो। तो गति का परसेंट दिया है, अनिश्चितता 2%, तो पहले 2% का हमको निकालना पड़ेगा। गति है 45 मीटर और अनिश्चितता है 2%, तो अनिश्चितता कितनी हुई 0.9 मीटर पर सेकंड, ये वेग का अनिश्चितता हुआ। तो आप फार्मूले में रखिए डेल x, ये डेल v यहां पर नहीं दिख रहा है मुझे, डेल v इंटू डेल x इक्वल टू 4 पाई m, ऐसा है। तो आप इसमें रखिए और इसको वेग को नीचे ले जाइए। वेग यहां पर अब डेल v लिख दीजिए। अब इसे मान रखिए, सबका मान हम दिए हैं आपको। h का मान आपको पता है, 4 पाई का मान आप रख दीजिए। m का मान 40 ग्राम लिखा है, तो किलोग्राम के लिए आपको 10⁻³ किलोग्राम है ना, ग्राम लिखा है तो 31 लिख दिया है, ये थोड़ा सा गलत छप गया है यहां पर, ठीक है। 10⁻³ होगा, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 से घात -3 लिखते हैं, और 0.9 ये डेल x है।
जो आपने, सॉरी डेल वी है जो आपने यहां पर निकाला है। इस फार्मूले में मतलब आपने टोटल फार्मूला क्या बनाया, देखिए यहां पर डेल वी था, इस डेल वी को इधर लाएंगे तो आपका आ जाएगा डेल एक्स इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम डेल वी, ये इस फार्मूले में रखना है। अब सबका मान तो पता है आपको, m का मान दिया है 40 ग्राम, तो 40 गुणित 10 से घात 3 हो जाएगा, -3 है ना, और v का मान आपने निकाला है यहां पर, ये देखो, और बाकी का मान आपको पता है, रख दीजिए। तो आपका मान डेल x का मान आपको आ जाएगा, स्थिति में अनिश्चितता इतनी है, ठीक है, ऐसा है। जो प्रारूपी परमाणु नाभिक के व्यास का लगभग 10 के घात 18वां भाग है। जैसा पहले बताया जा चुका है, बड़े कणों के लिए अनिश्चितता सिद्धांत परिशुद्ध मापन की कोई अर्थपूर्ण सीमा निर्धारित नहीं करता है। क्योंकि ये बड़ा पार्टिकल है, गोल्फ गेंद 10 के 40 ग्राम काफी बड़ा पार्टिकल है, इसलिए इसमें वेग की अनिश्चितता और स्थिति की अनिश्चितता दोनों बहुत कम आया है, क्योंकि इनकी निश्चित वेग और निश्चित स्थिति को आप निकाल पाओगे, क्योंकि बड़े पार्टिकल हैं। तो देखें ना, वेग की अनिश्चितता कितनी है, 0.9, बहुत कम है, और स्थिति की अनिश्चितता में देखिए ये 10⁻³ ये भी काफी कम है, नहीं तो 10⁻28 ऐसा आते चला जाता है ना, 10⁴ आते चला जाता है, ज्यादा होगा, है ना, ऐसा हो जाता अगर पार्टिकल छोटा होता तो। बोर मॉडल की विफलता के कारण क्या है, देखिए बोर मॉडल किसी चीज को निश्चित स्थिति और वेग होगा ऐसा बताता है ना, वो जिस तरह से बताता है बोर मॉडल कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, निश्चित वेग के साथ घूमते रहते हैं, तो आपने तो उसकी स्थिति और वेग निश्चित होगा ऐसा बता दिया ना, ये गड़बड़ कर दिया। और जबकि हाइजेनबर्ग कहता है कि दोनों को एक साथ निश्चित करना मुश्किल है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसके कारण से बोर मॉडल फेल हुआ और हमको क्वांटम मैकेनिक्स नया मॉडल निकालना पड़ा। तो बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन को एक आवेशित कण के रूप में नाभिक के चारों निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता हुआ माना जाता है। तो दो प्रॉब्लम हुआ यहां पर, एक तो एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है मान रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन केवल एक कण है ऐसा मान रहा है, उसके साथ कोई तरंग शामिल होगा ऐसा ये नहीं बता पा रहा है बोर मॉडल। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस पथ को पूरी तरह तभी परिभाषित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग दोनों एक साथ ज्ञात हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किस पथ पे गमन कर रहा है ये तो तभी बता सकते हो ना जब स्थिति और गति दोनों बता पाओगे, जबकि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार ऐसा संभव नहीं है दोनों एक साथ बताना। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल न केवल द्रव्य के दोहरे व्यवहार की अनदेखी करता है बल्कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत भी है। लेकिन एक चीज जरूर है कि बोर मॉडल जो है हाइड्रोजन परमाणु में काफी हद तक ठीक बताता है, सिर्फ इन्हीं एक दो चीजों को छोड़ करके। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर तो कुछ हद तक ठीक बता भी पाता है, लेकिन बाकी किसी परमाणु में जहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां पर तो ये बिल्कुल फेल ही हो जाता है बोर मॉडल, ठीक है। लेकिन कुछ भी कहिए, बोर मॉडल ने आधुनिक जो क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी है परमाणु का उस पे काफी काम करके दिया, उसी को बेस लेकर के इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो ये चीजें हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार की सहज कमजोरियों के कारण बोर मॉडल को अन्य परमाणुओं पर लागू नहीं किया जा सका। अतः परमाणु संरचना के बारे में ऐसे विचारों की आवश्यकता थी जिनसे प्राप्त परमाणु मॉडल द्रव्य के तरंग और कण दोहरे व्यवहार और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप हो। ऐसा क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स के उद्गम द्वारा संभव हुआ, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इन चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, अब इसमें हम कुछ चीजों को अभी पढ़ते हैं इस वीडियो में, है ना, अभी 10 मिनट और पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसा पूर्व में बताया गया है कि न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर विकसित चीज सम्मत यांत्रिकी द्वारा स्थूल पदार्थों जैसे गिरते हुए पत्थर, चक्कर लगाते हुए ग्रह आदि जिनका व्यवहार कण जैसा होता है कि गति का सफलतापूर्वक वर्णन किया जा सकता है। क्योंकि ये बड़े चीजें हैं,
स्थूल कण का मतलब होते हैं बड़े पार्टिकल, बड़े कण, ठीक है। उनपे आप न्यूटन के गति के नियम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जब ये अति सूक्ष्म कणों की बात आती है, इलेक्ट्रॉन जैसी चीजों की बात आती है, तो न्यूटन के गति के नियम वहां पर लागू नहीं होते। जब इसे अति सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, अणु, परमाणु पर लागू किया जाता है तो यह विफल हो जाता है, न्यूटन की गति का नियम। ऐसा होने का कारण यह है कि चिरसम्मत यांत्रिकी द्रव्य रूप से अपरमाणु कणों के दोहरे व्यवहार की संकल्पना तथा अनिश्चितता नियम की उपेक्षा करता है। ये जो न्यूटन के गति के नियम है वो सिर्फ ये कहता है कि ये कण है, वो तरंग प्रकृति को एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके साथ कोई तरंग भी है। और दूसरा कि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसको भी लागू नहीं करता। वो ये कहते कि नहीं, हम एक समय में स्थिति और वेग का निर्धारण कर देंगे। तो एक कर तो दोगे, लेकिन बड़ा कण ही इसलिए कर दे रहे हो ना, क्योंकि आप उन बड़े कणों पे प्रकाश डालते हो तो प्रकाश उसको धक्का मार के उसके वेग को कम ज्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि बड़ा कण है। प्रकाश का जो फोटान है उसको इतना जोर से धक्का नहीं मार पाता है कि उसकी गति को बदल दे। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना छोटा कण है कि जब प्रकाश का फोटान उसको टकराता है तो उसको धक्का मार के उसकी गति को बढ़ा देता है। इसके कारण से गति की जो अनिश्चितता है वो बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन में ये चीजें दिक्कत करती हैं। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो द्रव्य में जो गति कर रहा कण है उसके साथ कण के साथ साथ उसके साथ तरंग जैसी चीजें भी शामिल हैं। इस चीज को क्वांटम मैकेनिक्स में हम समझ पाएंगे। क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिनमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाते हैं। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए कि जितना छोटा कण रहेगा उसकी जो शामिल तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य भी उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो आप उसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो क्योंकि तरंग दैर्ध्य बड़ी हो जाएगी। बड़े कणों की तरंग दैर्ध्य छोटी और छोटे कणों की तरंग दैर्ध्य बड़ी हो जाती है, तो बड़ी तरंग दैर्ध्य को नापना आसान है आपके लिए। ऐसी वस्तुओं की गति के नियमों को निश्चित करती है। जब क्वांटम यांत्रिकों को स्थूल वस्तुओं के लिए जिनके लिए तरंगी गुण अति न्यून होता है पर लागू किया जाता है तब चिरसम्मत यांत्रिकी के परिणामों जैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को आप बड़े कणों के लिए भी लागू कर सकते हैं तो काफी हद तक उसका जो परिणाम है वो पहले वाले परिणामों जैसा ही आएगा। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स को छोटे कणों में भी और बड़े कणों में भी लागू कर सकते हैं। 1926 में वॉर्नर हाइजेनबर्ग और इवन श्रोडिंगर द्वारा अलग अलग क्वांटम यांत्रिकी का विकास किया गया। देखिए, हाइजेनबर्ग ने भी थ्योरी को डेवलप किया, श्रोडिंगर ने भी डेवलप किया, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो श्रोडिंगर थ्योरी पढ़ेंगे। यहां पर श्रोडिंगर द्वारा विकसित क्वांटम यांत्रिकी पर चर्चा करेंगे जो तरंगों की गति के विचारों पर आधारित है। ठीक है, तरंग गति पर आधारित है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए, श्रोडिंगर ने एक लंबा चौड़ा यहां पर एक फार्मूला दिया था। यह तो बहुत छोटा फार्मूला है, उसका छोटा पार्ट है। श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, उस समीकरण को समझना और समझाना दोनों बहुत डिफिकल्ट है और इसी कारण से एनसीईआरटी वालों ने उसके समीकरण को हटा दिया है। इसमें नहीं है, देखिए ये छोटा समीकरण है तो 2 लाइन में बताएगा वो साहब। श्रोडिंगर का जो असली समीकरण है उसको मैं एनसीईआरटी के बाहर जब पढ़ाने चालू करूंगा, अभी तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, क्लास 11 का पढ़ाऊंगा, फिर क्लास 12 का पढ़ाऊंगा, तो अभी 2-3 महीने है टाइम इसमें। उसके बाद जब मैं एनसीईआरटी के बाहर केमिस्ट्री को पढ़ाना चालू करूंगा, ठीक है, कोटा लेवल में, तब मैं श्रोडिंगर इक्वेशन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब भी मैं प्रॉमिस नहीं करता कि मैं आपको श्रोडिंगर इक्वेशन समझा ही दूंगा, क्योंकि उसको समझना भी बहुत डिफिकल्ट है। समझाना तो है ही है डिफिकल्ट, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स वहां पर मैथमेटिकल फार्मूला है। वो उस फार्मूला को डेराइव करना तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर सकते हैं, बस ये है। ठीक है, तो मैं आपको बाद में कराऊंगा। इसके लिए उन्हें 1933 में भौतिकी का नोबेल मिला। यह समीकरण जो डी ब्रॉगली द्वारा बताए गए पदार्थ के कण और तरंग वाले दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखता है, काफी जटिल है। देखिए, इन्होंने लिख भी दिया कि समीकरण काफी जटिल है, आप इसको ठीक से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसका हल करने के लिए उच्च गणित का परिपक्व ज्ञान होना आवश्यक है।
और आपको बताएं कि 11th-12th में अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तब भी इसको समझना दिक्कत है। अगर आप बायो पढ़ रहे हो तब तो आप कोशिश ही मत करो, क्योंकि उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, समझने की जरूरत भी नहीं है नीट के लिए, आईटी जेई के लिए भी नहीं है। आईटी जेई में भी मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन आता है। इस समीकरण को विभिन्न निकायों पर लागू करने के बाद प्राप्त हलों के बारे में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे, न सिर्फ 11th-12th में बल्कि कॉलेज लेवल में पढ़ोगे जाके। ऐसे निकाय जैसे एक परमाणु अणु जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है के लिए श्रोडिंगर समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है, H psi इक्वल टू E psi। ये जो त्रिशूल जैसा निशान होता है इसको साई कहते हैं, PSI साई, ठीक है। जहां H एक गणितीय संकारक है, ऑपरेटर है, जिसे हैमिल्टोनियन कहते हैं, हैमिल्टोनियन। अब देखिए यहीं पर दिमाग घूमना चालू हो गया ना थोड़े से फार्मूले में। श्रोडिंगर ने बताया कि निकाय की कुल ऊर्जा के व्यंजक से इस संकारक को कैसे लिखा जा सकता है। इन सबको निकालने का तरीका वो डिटेल फार्मूला में है, हम नहीं पढ़ेंगे, आपको सिर्फ इतना ही देखना है अभी फिलहाल कि H psi इक्वल टू E psi, बस इतना ही लिखना है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा उसके अपरमाणविक कणों, इलेक्ट्रॉन और नाभिक की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिकों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण विभव से संबंधित है, ठीक है। तो अब ये जो जितना चीज उसमें फार्मूले में है उसमें निकाय की कुल ऊर्जा मतलब कि जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें अणु परमाणु है और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, इनकी गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा विशेषकर, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण, प्रतिकर्षण किनके बीच में, इन सबका जो विभव है, जो बल है, उन सबको समझाने की कोशिश करता है और इनके हल से ई तथा साई के मान प्राप्त होते हैं। ये हल आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहता है, ठीक है। इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अब इसको हमको अगले क्लास में करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और काफी बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ें इसको, और आप पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, बाय।